राजसी रमन सीटेड क्लास में एक बार मैं फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज मैं एक नए शिक्षण बिंदु को लेकर आया हूं। अभी तक आपने हिंदी शिक्षण हमसे पढ़ा है और गणित शिक्षण को आपने देखा है, लेकिन आज मैं एक नवीन स्वरूप बाल विकास लेकर के आया हूं और बाल विकास का सबसे पहला टॉपिक वृद्धि और विकास के सिद्धांत को लेकर आया हूं। और कोई भी शिक्षक बेहतर शिक्षक तभी हो सकता है जब वो बालक के स्वरूप को समझे, बालक की बारीकियों को समझे, और उन बारीकी को समझने के लिए हमें बालक के विकास अवस्थाओं को समझना होगा। और इसी स्वरूप से संबंधित सबसे पहला बिंदु मैं लेकर आया हूं वृद्धि और विकास का सिद्धांत। निश्चित तौर पर इसे पढ़ने में आप सबों को आनंद आएगा और जैसे जैसे मेरा टॉपिक बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। शुरुआती समय में हो सकता है कि आपको अजीब सा फील हो, लेकिन जैसे जैसे आप समय दोगे हमारे वीडियो के पीछे, निश्चित तौर पर आपको वीडियो अच्छा लगता चला जाएगा और मैं आपकी व्यवहारिकता से इसे जोड़ता चला जाऊंगा। अर्थात जब इसे मैं वृद्धि और विकास को समझाऊंगा, जो बाल विकास सीडीपी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, आपकी रुचि इसके प्रति, आपकी रुझान बढ़ती चली जाएगी और एक बेहतर शिक्षक वही हो सकता है जो बालक के स्वरूप को समझे। क्योंकि आप एक शिक्षक के तौर पर विद्यालय में जाते हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना होता है और सीटेट बेसिकली 1 to 8 के लिए है, अर्थात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनते हैं उनकी प्रतियोगिता परीक्षा है। तो उनके लिए जरूरी है कि बालकों की मनोदशा को समझे, तो उसी मनोदशा को समझाने का प्रयास सीडीपी के माध्यम से किया जाता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें भी वृद्धि और विकास से एक प्रश्न की तो 100% गारंटी है, 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास मैं प्रारंभ करूं उससे पहले निश्चित तौर पर आप हमारे वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटे वाला बटन दिखाई देगा, उस बटन को दबाएं ताकि जितनी भी मैं वीडियो डाला करूं उन सभी के नोटिफिकेशंस आप सबको मिलता रहे। और अधिक से अधिक यदि आप शेयर करते हो तो अन्य छात्र जो सीटेट या बीएड कर रहे हैं उन सबों को इस लेक्चर से फायदा मिल सकता है, इसलिए निश्चित तौर पर आप वीडियो को शेयर किया करें। तो आज मैं एक नवीन टॉपिक की शुरुआत करता हूं जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत है और ये बाल विकास से संबंधित है। तो शुरुआत मैं वृद्धि से फिर विकास से, तत्पश्चात इन दोनों के अंतरों से करूंगा। इसके बाद अगली कड़ी में, इसी क्लास में, इसी लेक्चर में मैं इसके सिद्धांतों को लेकर के आऊंगा कि विकास के सिद्धांत क्या है। तो शुरुआत हम करते हैं वृद्धि और विकास का सिद्धांत। आप सब जुड़े हुए हैं राजसी रमन सीटेड क्लासेस से। तो वृद्धि और विकास, इसको समझने से पहले सामान्य स्वरूप को आप समझिएगा। सामान्य शब्दों में और सामान्य भाषाओं में और व्यवहारिक रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप सब जानते हो कि हम सब गांव घर के जो किसान होते हैं वो विभिन्न प्रकार के बीजों को इस धरा में बोने का काम करते हैं। ठेठ भाषा में समझो कि हमें की करे छिए, कोई बीज के बोय दै छिए। अब जैसे देखो, आम खाइ छहो या अनार खाइ छहो, सेब खाइ छहो, एकर एक पौधा होइ छै, एक बड़ा पेड़ होइ छै जेकरा से फल मिलै छै, ओकरा हम प्राप्त करै छिए। अब इसके लिए पेड़ जो उतना बड़ा दिखाई पड़ता है, या गांव घर में देखियो आम के गाछ खूब बड़ा रहे छै, तुरंत तो बड़ा नहीं हो गेले हैं। एकर शुरुआत एक बीज से होले। हम पहले बीज धरती में बोलिए, जब बीज बोलिए तो धीरे धीरे अंकुरित होले, प्रस्फुटित होले और धरा से बाहर निकलले। जब बाहर निकले छे तो हम ओकरा देखो ठेठ भाषा में की कहे छिए कि गाछ अब बड़ा होय लगले हैं, यानी नन्हा पौधा अब वृद्धि करे लगले हैं, बड़ा होय लगले हैं, अर्थात ओकर ऊंचाई अब बढ़ना शुरू हो गेले हैं। और एक समय के बाद हम की कहे छिए कि अब आम के पेड़ भे गेले। अब गौर कीजिएगा, आप जिस समय हम बीज को बोते हैं वो अंकुरित होता है, उस समय हम उसे पेड़ संबोधित नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी टहनियां विकसित होती चली जाती है, पूरे स्वरूप में वो क्षैतिज तौर पर फैल जाता है, तब जाकर के हम कहते हैं कि पेड़ विकसित हो गया है। यानी शुरुआती समय में जो नन्हा पौधा होता है वो जो विकास की ओर बढ़ता है तो उस समय हम उसे वृद्धि कहते हैं।
लेकिन जैसे ही वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो हम उसे पेड़ कहने लगते हैं, अर्थात वृद्धि और विकास को हम इंगित करते हैं। यहीं से शुरुआत हम अब वृद्धि की करते हैं। वृद्धि को वास्तविक तौर पर आप देखिएगा तो स्पष्टतया यहां लिखा हुआ है कि शरीर के किसी विशेष भाग में परिवर्तन। अब शरीर का कोई विशेष भाग, कोई विशेष पहलू होगा जो परिवर्तित हो जाएगा, उसको हम नाप भी सकते हैं, उसे हम तौल भी सकते हैं और उस परिवर्तन को हम स्पष्टतया देख भी सकते हैं। यह स्वरूप ही वृद्धि का है। जैसे हम आप सब, हमारी आपकी हाइट बढ़ती है, हाथों का मोटापा बढ़ता है, इसे हम देख सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, अर्थात मापा तौला या यूं कहिए कि देखा जा सकता है। और यह मूल रूप से शारीरिक परिवर्तन है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन है जिसे मापा तौला और देखा जा सकता है। जबकि विकास की बात करेंगे तो विकास शरीर व्यवस्था में परिवर्तन है, किसी एक पहलू में नहीं अपितु शरीर के पूरी व्यवस्था में परिवर्तन है। सिर्फ संरचना में ही नहीं अपितु पूरी क्रियाशीलता में परिवर्तन है। यानी विकास तब होगा जब एक लंबे समय से शरीर धीरे धीरे सतत रूप से, नियमित रूप से, क्रमिक रूप से विकसित होता चला जाए। अब इसका सुंदर स्वरूप देखिएगा। जब हमारी हाइट बढ़ती है, हम लंबे होते चले जाते हैं, एक समय में जाकर के हम स्थिर हो जाते हैं, हम फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है और जीवन भर आप मापिएगा आपकी हाइट उतनी ही रहेगी। लेकिन विकास के स्तर को यदि आप देखिएगा तो नित्य और एक क्रम में बढ़ता चला जाता है। जैसे बालक को ही आप लीजिए, एक बच्चा गर्भावस्था में रहता है, भ्रूण के तौर पर रहता है, धीरे धीरे वो गर्भ में विकसित होता चला जाता है और जब इस दुनिया में उसका पहला पदार्पण होता है तो उसका समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समाजीकरण के आधार के दौर पर शारीरिक तौर पर भी वो मजबूत होने लगता है। आप देखिएगा कि एक बालक शुरुआती समय में लेटा रहता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वो बैठना शुरू कर देता है, बैठने के बाद वो खड़ा होना शुरू कर देता है, घुटने के बल रेंगना शुरू कर देता है, फिर वो एक पांव से अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद दोनों पांव पर समन्वय करके वो फर्राटेदार दौड़ लगाना शुरू कर देता है। यह विकास का स्वरूप है जहां पर विविध रूपों में निरंतर और क्रम में विकसित हो रहा है बालक। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट, कोई एक पहलू विकसित हो रहा है, अपितु बालक संपूर्ण तौर पर विकसित होता चला जा रहा है, उसमें विकास होता चला जा रहा है। अब ये विकास का आधार उसके अंतरों से दिखाई पड़ेगा, उसके स्वरूपों से दिखाई पड़ेगा। विकास का स्वरूप यहां पर पूर्णतया अनुभव के आधार पर दिखाई देने लगता है, जिसका हम अनुभव कर लेते हैं कि हाँ इसमें इतना डेवलप हो गया है। अब देखो शुरू में बच्चा बात थोड़ा सा करे छे ना, तो बात करे के तरीका ओकर बेहतर नहीं होय छे, केनाहितो तेनाहितो तरह से बात करतो। लेकिन जैसे जैसे देखियो उम्र बढ़ता है, 5 साल बाद तो ओकरा से मिलबो तो माता पिता से की कहबो कि अब अपने के बच्चा में सुधार अले हन, विकास होले हन, तो कहतुन केना, तो 5 साल पहले एलिए रहे तो हमरा से रार नियर बात करे रहे और आज जब एलिए हन 5 साल बाद तो बड़ा इज्जत से हमरा से बात कर रहे। ये विकास है, ये विकास है क्योंकि बालक में ये क्रमिक तौर पर विकसित हुआ है, नियमित धीरे धीरे परिवर्तित हो गया है, जिसका वो प्राणी अनुभव कर रहा है कि 5 साल पहले इस बच्चे की क्या स्थिति थी और 5 साल बाद ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, किस तरह के स्वरूप इसमें, उसका अनुभव उसने किया है। अब इसी आधार पर हम इन दोनों के अंतरों को समझने का प्रयास करेंगे कि वृद्धि और विकास के अंतर क्या हैं। वास्तविक सबसे पहला स्वरूप देखिएगा कि वृद्धि और विकास में लंबवत और क्षैतिज स्वरूप का अंतर है। वृद्धि हमेशा वर्टिकल होता है, अर्थात एक सीधी रेखा में वृद्धि होती है, ऐसे एक समय पर जाकर यह रुकती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन विकास का स्वरूप ऐसा नहीं है, विकास ऐसे होता है, इन रूपों में होता है, एक जगह से दूसरे स्वरूप में, अर्थात ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कभी भी स्थिर नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। लेकिन वृद्धि रुक जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसका स्वरूप देखिएगा वास्तविक तौर पर कि हम आप सब बहुत ऐसे प्राणी इस दुनिया में मिलेंगे जो मोटे होते हैं,
तो मोटापा का स्वरूप क्या है? वो वृद्धि का आधार दिखाई पड़ रहा है, उसको हम माप सकते हैं कि वो कितना मोटा है। लेकिन गौर आप करना कि वो मोटे होते चले जा रहे हैं, पर जीवन भर वो फूलते नहीं जा रहे हैं। एक समय में जाके उनकी पेट भरनी रुक जाती है। यदि लगातार वो मोटा होता चला जाएगा तो पता चलेगा एक समय में पेट उसका फट जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर का कोई एक भाग है जो बढ़ता जा रहा है और एक समय के बाद वो रुक जाता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया के दौरान शरीर के प्रत्येक अंग नियमित तौर पर, क्रमिक तौर पर विकसित होते रहते हैं, समन्वित होते रहते हैं। अब जैसे देखिएगा, शुरुआती समय में कहा जाता है कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 378-77 के आसपास ऐसे होता है, 300 से ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सभी आपस में समन्वित होती जाती है और एक समय आकर के 206 हो जाता है। अब इसी आधार पर हमारा पूरा शरीर अब विकसित होता चला जाता है। एक एक पार्ट विकसित हो रहा है, कोई एक पहलू नहीं, अपितु सारा पहलू विकसित हो रहा है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, यानी देखिए, वृद्धि कहता है कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन है। हमारे शरीर का कोई एक पहलू, कोई एक भाग विकसित होता चला जाता है, वृद्धि होती चली जाती है और एक समय पर जाके वो रुक जाएगी। जैसे पेट का बढ़ना, फूलना, जीवन भर यदि पेट फूलता रह जाएगा, सिर्फ एक पेट, तो पता चलेगा शरीर का हाथ पतला रह गया और पेट इतना फूल गया है कि आगे जाकर वो फट जाएगा। लेकिन ऐसा देख लो कि पेट फटे नहीं, फटे छे, एक समय में जाकर रुक जाए छे, मोटापा भी स्थिर हो गए। लेकिन विकास के स्वरूप कहे छे कि सिर्फ शारीरिक नहीं छे, इस शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी छे, सामाजिक भी छे, नैतिक भी छे, संज्ञानात्मक भी छे। अर्थात हमारा सिर्फ शरीर ही विकसित नहीं हो रहा है, अपितु हमारी मानसिक क्षमताएं भी विकसित हो रही हैं। जिसका सुंदर उदाहरण अभी मैंने दिया कि 5 साल पहले जब हम आए थे तो उसके बात करने का तरीका कुछ अलग था, और 5 साल बाद जब हम उसी व्यक्ति से मिले हैं तो बात करने का लहजा अलग हो गया है। यह विकास को इंगित करता है, जो मानसिक विकास है, साथ साथ उसमें सामाजिक भी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम समाज के साथ जुड़ने लगते हैं, हमें सामाजिकता आने लगती है। इसे भी मैं स्पष्ट रूप से समझाऊंगा जब मैं कोलवर्क का सिद्धांत लाऊंगा। मजा आ जाएगा कोलवर्क के अनुभव को समझने में। ठीक वही स्वरूप आधार है कि विकास समाज भी होता है, सामाजिक स्वरूप का भी होता है। हम समाज के साथ जुड़ते चले जाते हैं। यानी यूं कहिएगा कि मूलतः शारीरिक परिवर्तन है वृद्धि, जबकि सर्वांगीण विकास, प्रत्येक पहलू का विकसित होना है विकास। यानी शारीरिक के साथ साथ, शरीर में वृद्धि होने के साथ साथ हमारी मानसिक क्षमताएं भी विकसित होती चली जाती हैं, हमारी सामाजिक क्षमताएं भी विकसित होती है, संज्ञानात्मक योग्यताएं भी हमारी विकसित होती चली जाती है। यही वस्तुतः है विकास। इसके बाद कहता है कि वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। अब अपनी ही हाइट देखना कि आपकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन क्या जीवन भर बढ़ रही है आपकी हाइट? यदि जीवन भर आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी ना, तो आप इतने लंबे हो जाओगे कि आसमान में जो हवाई जहाज उड़ रहा होगा ना, आप उसे हाथ से रोक लोगे, पकड़ लोगे, छू दोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप एक समय में स्थिर हो जाते हो, फिक्स हो जाते हो। किसी की हाइट 5.6, किसी की 6.5, किसी की 7। वो हमारी ग्रंथियों के कारण होता है। पीयूष ग्रंथियों में यदि अत्यधिक रक्त का स्राव होता है तो हमारी हाइट बढ़ती चली जाती है, कम रक्त का स्राव होता है तो हम नाटे हो जाते हैं। अर्थात हमारी हाइट एक समय में जाके फिक्स हो जाती है, हमारा वृद्धि स्तर एक समय में रुक जाता है, परंतु विकास ये कभी नहीं रुकेगी। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखना, आप किसी चीज को सीखते हो तो क्या सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है? नहीं रुकती है। आप मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। समाज के साथ ही आप जी रहे हो तो मरते दम तक आप ये जानते रहते हो कि समाज में अब मुझे कैसे जीना है, किन परिवर्तनों के साथ हमें जूझना है। परंतु यहां पर आप रुक जाते हो, लेकिन यहां नहीं रुकते हो। मरते दम तक भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। वैसे ही मरते दम तक आपकी जो शारीरिक विकास प्रक्रिया है, विकास कहता है कि शारीरिक भी होता है, और वृद्धि कहता है कि सिर्फ शारीरिक हो रहा है, यानी विकास शारीरिक भी हो रहा है।
अब यहां आप देखिएगा कि जीवन भर आपके शरीर कभी दुबले होते चले जाएंगे, कभी आप मोटे हो जाओगे। ये विकास प्रक्रिया ही है जो निरंतर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज हम दुबले हैं तो कल हम मोटे नहीं होंगे, थोड़े बहुत हेल्दी हम हो जाते हैं, लेकिन शरीर का सभी पार्ट विकसित होता है। जैसे एक स्वरूप उदाहरण ले सकते हो, जनगणना। जनगणनाएं हुआ करती है, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणनाएं की जाती हैं। अब उस जनगणना में आप देखना कि जनगणना जब किया जाता है तो एक एक पार्ट का जनगणना होता है, एक एक पंचायत की जनगणना की जाती है, और उस जनगणना के आधार को एक जगह जाके ले जाया जाता है, तो पूरे के पूरे स्वरूप को दे दिया जाता है। और क्या दिखाया जाता है कि वृद्धि दर इतना रहा है, जो जनसंख्या का ये विकास स्तर इंगित करता है। अर्थात वृद्धि दर इंगित कर रहा है कि प्रत्येक राज्य का स्वरूप, प्रत्येक गांव का स्वरूप इन रूपों में बढ़ा है, और उसी का इकट्ठा एक बार जब आता है तो वो विकसित स्वरूप दिखाई पड़ता है। जैसे भारत यदि विकासशील है तो निश्चित तौर पर उसमें जो विविध राज्य हैं उन्हें अपने वृद्धि स्तर को प्राप्त करना होगा। जब तक राज्य वृद्धि स्तर को प्राप्त नहीं करेगा तब तक देश विकास स्तर को प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात एक देश को विकसित होने के लिए, विकासशील क्षेत्र से बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए, विकसित रूप में विकसित होने के लिए, पूर्णतया विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि उसके विविध पार्ट विकसित हों। अब विविध पार्टों में वृद्धि होगी और वही वृद्धि दर वहां समन्वित तौर पर विकास को इंगित कर देगी। अर्थात विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। विकास वृद्धि को देखिएगा तो ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक से तात्पर्य है कि इसको माप हम सकते हैं, लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो ये मात्रात्मक, यानी यूं कहिए कि परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। अर्थात मात्रात्मक कहता है कि मापा जा सकता है, यानी यह संरचनात्मक है, ये हमारे ढांचाई परिवर्तन को सिर्फ दिखा रहा है, एक पहलू के परिवर्तन को, एक भाग के परिवर्तन को दिखाता है। जबकि विकास कहता है कि ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक है, अर्थात ये हमारी कार्यात्मक क्षमता को भी दिखा रहा है, हमारी गुणात्मक क्षमता, हमारी विशेषताओं आदि को इंगित कर रहा है। उन सब का विकास होता चला जा रहा है, अर्थात ये कार्यात्मक होता है। और इधर देखिएगा तो ये संरचनात्मक होती है। साथ ही वृद्धि का आधार कहता है कि वृद्धि विकास का एक छोटा पार्ट है, यानी विकास अपने आप में संपूर्ण है, ब्रॉड है, उसी का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा पहलू, एक अंश है वृद्धि। लेकिन विकास अपने आप में संपूर्ण है। जब जैसे देखिएगा माता पिता स्वयं में संपूर्ण होते हैं और उनके गुण उनकी संतानों में विविध रूपों में बटे हुए होते हैं। अर्थात ये वृद्धि का स्तर है कि संतान उस पिता का एक अंश होता है, लेकिन पिता और माता स्वयं में संपूर्ण होते हैं, उनके पास सारे गुण समाहित रहते हैं, और उसी गुणों का जो होता है विभाजीकरण वो उनकी संतानों में हो जाता है, जिसके कारण कुछ माता के गुण इस संतान में होते हैं तो कुछ पिता के गुण होते हैं। कुछ माता के गुण और पिता के गुण अलग दूसरी संतानों में होते हैं, क्योंकि संतान वृद्धि का एक स्वरूप है जो एक अंश होता है, और माता पिता स्वयं में संपूर्ण होते हैं। अर्थात वृद्धि क्या है? विकास की संतान है, और विकास क्या है? माता पिता है, अर्थात स्वयं में संपूर्ण है। तो ये वृद्धि और विकास का अंतर है। अब मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं, उसके बाद मैं सिद्धांत को यहीं पर लाता हूं। तो पहले मैं इसे डिलीट कर दूं, आप लोग वेट कीजिएगा, ओनली 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड आपको इंतजार करना है। अब हम सिद्धांत की ओर आ जाते हैं। अभी मैंने अंतरों को देख लिया, अब व्यवस्थित तौर पर हमें विकास के सिद्धांतों को देखना है कि विकास होता कैसे है, किन रूपों में विकास हमारा होता है। तो विकास का पहला स्वरूप कहता है कि विकास का सिद्धांत कि यह एक निरंतरता का सिद्धांत है। इसके अलावा कहता है कि विकास व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, समान प्रतिरूप या अवस्था या यूं कहिए एक रूपता का सिद्धांत, परामर्जिता का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट या स्थूल से सूक्ष्म या यूं कह सकते हैं एकीकरण का सिद्धांत, पराश्रितता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, अहम केंद्रता से पर केंद्रता का सिद्धांत, चक्रीय विकास का सिद्धांत, संचयी या पुनरावृत्ति सिद्धांत, प्रकृति एवं पोषण या वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। तो हम बारी बारी से इन 12 सिद्धांतों को समझेंगे कि आखिर विकास इसमें कैसे होता है। तो पहला कहता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास
का यह सिद्धांत यह इंगित करता है कि विकास निरंतर होते रहता है, यानी विकास कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती है, ये जीवन भर होती रहती है और कुछ ना कुछ हम में इंप्रूवमेंट होता ही रहता है। अब जैसे देखिए कि 5 साल पहले का जो अभी उदाहरण मैंने वृद्धि और विकास के अंतरों में दिखाया कि 5 साल पहले किसी बच्चे का स्वरूप किसी अन्य प्रकार का था, लेकिन 5 साल बाद वही स्वरूप बदल जाएगा। उदाहरण स्वरूप कि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आते हैं और घर का बच्चा उनकी जानकारी लेने के लिए जाता है कि कौन आए हुए हैं। तो जानकारी के दौरान देखिएगा कि बच्चा गया है और अचानक से कहता है कि तो के छहो की बात छे, कथी लई हो, यानी एक तरह से कहो रार नियर बोलना है। ये 5 साल पहले की बात रहे। वही इंसान 5 साल बाद जब आबै छथिन तब फिर वही लड़का दरवाजा पर जाय छे तो की पूछे छे, अहाँ के छिए, अपने के छिए, किनका से काम है अपने के की नाम होल। अब यहां देखिएगा यही विकास की निरंतरता को इंगित करता है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हम में हमेशा होते रहता है। अब 5 साल पहले वही बालक बात करने का उसका तरीका कुछ अलग था, उसके भाषाई स्वरूप, उनकी शब्दावली का प्रस्तुतिकरण कुछ बैड स्वरूप का था, लेकिन वर्तमान समय में देखिएगा तो उसका स्वरूप विकसित हो गया है। अब उसी इंसान से 5 साल बाद वो बेहतर तरीके से बात करता है, अर्थात विकास क्या है, निरंतर है, जो एक क्रम में चल रहा होता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहता है, पहले यह समझिए कि व्यक्तिगत भिन्नता, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक समान हो, कभी भी कोई प्राणी एक समान नहीं हो सकता, कोई ना कोई गुण उसके जरूर बदल जाएंगे। यहां तक कि एक ही माता पिता के 2 संतान एक जैसे नहीं होते हैं। अब उसी आधार पर विकास भी उनमें अलग अलग होगा। व्यक्तिगत तौर पर आप 2 व्यक्ति भिन्न हो तो आपकी विकास प्रक्रिया भी भिन्न होगी, आप में परिवर्तन भी भिन्न रूपों में होगा। और इसे मापने के लिए व्यवस्थित तौर पर 2 व्यक्तियों की भिन्नता को देखा जा सकता है। एक ही माता पिता के 2 संतान हैं तो दोनों संतान के वास्तविक स्वरूप को देखा जा सकता है कि एक ही उम्र के आधार पर दोनों की क्या योग्यताएं रही हैं। यह उसकी भिन्नता को दिखाता है कि 13 साल की उम्र में बड़ा बेटा किस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करता था और 13 साल की ही उम्र में छोटा बेटा किस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है। यह उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को इंगित कर देगा। और यहीं पर निरंतरता भी दिखाई देगा कि निरंतरता के सिद्धांत में आपकी उम्र जब 5 वर्ष थी तो आप कैसा सोचते थे, और 13 वर्ष के जब आप हुए हैं तो आपके स्वरूप कैसे हो गए हैं, यह आपकी निरंतरता को इंगित कर देगा। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्राणी अपने आप में भिन्न है। एक ही माता पिता के 2 बच्चे, 2 संतानों में भी व्यक्तिगत तौर पर भिन्नता पाई जाएगी। यानी हर एक मनुष्य यदि अपने आप में अलग है तो निश्चित तौर पर ये मनुष्य, ये व्यक्ति का विकास स्वरूप भी भिन्न होगा। यहां तक कि इसे जानने के लिए एक ही माता पिता के 2 संतानों पर अध्ययन किया जा सकता है कि दोनों का स्वरूप क्या है, दोनों में भिन्नता कैसे दिखाई पड़ती है। इसके बाद आता है समान प्रतिरूप या अवस्थाओं या एक रूपता का सिद्धांत। ये एक रूपता का स्वरूप कहता है या समान प्रतिरूप का स्वरूप कहता है कि हम जितने भी मानव हैं सभी की विकास अवस्था एक जैसी ही है। हम सब की विकास प्रक्रिया में एक रूपता है, एक ही जैसे विकसित होते हैं, चाहे दुनिया के कोई किसी भी कोने के क्यों ना हो। अर्थात हम मानव के तौर पर जब इस दुनिया में आते हैं तो शैशव अवस्था में आते हैं, और उससे पहले दुनिया का प्रत्येक मनुष्य गर्भावस्था में भ्रूण के तौर पर रहता है, और दुनिया में आने के बाद, पदार्पण होने के बाद वो शैशवावस्था में रहता है। शैशवावस्था से आगे बढ़ने के बाद वो दूसरे स्वरूप में चला जाता है, अर्थात वो अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था, फिर आता है किशोरावस्था में। अर्थात प्राणी हमेशा अवस्थाओं में गुजरता है जिसमें एक रूपता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी ऐसे ही चलेगा, या यूं भी आप कह सकते हैं कि भाषा हम में विकसित होना। हम में जब भाषा भी विकसित होगी तो ऐसा नहीं है कि हमने जन्म लिया और फर्राटेदार आपसे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है।
विकास का सिद्धांत कहता है कि दुनिया का प्रत्येक मनुष्य समान प्रतिरूप से ही सीखता है। बेहतर ढंग से भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले दुनिया का प्रत्येक मनुष्य भाषा के व्याकरण को सीखता है और व्याकरण के आधार पर ही उस भाषा को सीखता है। अर्थात ये कहता है कि सीखने की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया में एक रूपता होती है जो समान प्रतिरूप समान अवस्थाओं में गुजरता है। अर्थात दुनिया का प्रत्येक प्राणी जब इस दुनिया में पहले पदार्पण करता है तो वो धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, घुटने के बल चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, कोई मनुष्य दौड़ना नहीं शुरू करता है। सभी विकास की इन विविध अवस्थाओं से गुजरकर ही विकसित होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि विकास समान प्रतिरूप या अवस्थाओं का स्वरूप है, या यूं कहिए कि विकास में एक रूपता का स्वरूप होता है। इसके बाद आता है परामर्जिता का सिद्धांत। यह विकास के वास्तविक स्वरूप को इंगित करता है। अर्थात परामर्जिता का सिद्धांत कहता है कि विकास के स्वरूप को हम परिवेश के अनुसार सुधार सकते हैं परंतु रोक नहीं सकते हैं। अब आप में जो विकास की रेखा आगे बढ़ रही है, इस विकासीय स्वरूप को, इस क्षैतिजीय स्वरूप को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन परामर्जिता का सिद्धांत क्या कहता है कि दिशा हम बदल सकते हैं। अब जैसे देखिए, वाटसन महोदय कहते हैं, जो व्यवहारवादी वाटसन हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, शैशव अवस्था का एक बच्चा हमें दे दो और आप उसे जो बनाना कहोगे मैं उस बच्चे को वैसा योग्य व्यक्ति बना दूंगा। यानी उन्होंने क्या कहा कि हम उसे वैसा परिवेश दे देंगे और परिवेश के आधार पर हम उसके स्वरूप को बदल देंगे। यानी यूं कहिए कि हमारी जो बुद्धि है, हम किसी के बुद्धि को कोई रोक नहीं लेगा। जो जितना बुद्धिमान है उसकी बुद्धि को रोक नहीं लेगा, तो दिशा बदल सकता है। दिशा कैसे बदलेगी? आप बुद्धिमान हो, काफी ज्यादा बुद्धिमान आप हो, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग आप किधर करते हो? चोरी करने में। और आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो कि इतनी चतुरता के साथ आप चोरी कर लेते हो ना, कि दुनिया के महान महान जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी आपकी चोरी की कला को मात नहीं दे पाते हैं। तो अब यहां क्या करेंगे? तो परामर्जिता का सिद्धांत कहता है कि इसकी बुद्धिमत्ता है कि एक्सपर्ट है, ये ऐसे चोरी कर लेता है जिसे कोई नहीं पकड़ पाता है। तो क्यों ना इसकी दिशा हम बदल दें, अर्थात इस चोरी करने की कला को बदल करके हम बेहतर नागरिक बनने की ओर, अर्थात एक बेहतर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या राष्ट्र के लिए एक बेहतर नियोक्ता के तौर पर इसे प्रयुक्त कर दें। अब ये कैसे प्रयुक्त होगा? तो दिशा बदल देंगे। अब इसकी बुद्धि का इस्तेमाल ये चोर बनने में और चोरी करने में करता था, हम इसकी बुद्धि का प्रयोग आईएएस ऑफिसर बनने की ओर करवा दें, एक बेहतर नागरिक बनने की ओर करा दे। अर्थात परामर्जिता का सिद्धांत कह रहा है कि हम उसकी बुद्धि को रोक नहीं सकते हैं, कभी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके दिशा को तो बदल सकते हैं। प्राणी चोर था, बेहतर विद्वान हम बना सकते हैं, क्योंकि उस अपनी बुद्धि के बल पर ही एक्सपर्ट था चोरी करने में, कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। ऐसे वो अपने सारे सबूतों को साफ कर देता था। तो जब यहां पर इस कला में वो निपुण है, तो इसी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ना हम परामर्शित कर दें, दिशा बदल कर दें कि ये बेहतर ढंग से दुनिया का एक बेहतर विद्वान बन जाए। अर्थात परामर्जिता का सिद्धांत कहता है कि विकास को कभी भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी दिशाएं बदली जा सकती है, उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। इसके बाद आता है भविष्यवाणी का सिद्धांत। यह भविष्यवाणी का सिद्धांत कहता है कि विकास अवस्था के दौरान हम प्राणी के विकसित स्वरूप को देखते हुए उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब यहां हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? तब देखिएगा, एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ाने के दौरान शिक्षक ये पाते हैं कि बालक की योग्यता क्या है, इसकी गुणात्मक क्षमता क्या है, और उसके आधार पर वो क्या कहते हैं उसके माता पिता से कि आपका बेटा भविष्य में एक बेहतर इंजीनियर बनेगा, बेहतर मूर्तिकार बनेगा, इस तरह के बेहतर शिक्षक बनेगा। ऐसा क्यों हम कहते हैं? एक शिक्षक उसकी विकास अवस्था को देख करके भविष्यवाणी कर देते हैं, और विकास अवस्था को देख करके किसी भी बालक के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में वो कैसा बन सकता है। आप देखिएगा, बचपन में बालक शैशव अवस्था से बाल्यावस्था की ओर, पूर्व बाल्यावस्था की ओर जब बढ़ता है,
तो बचपन में ही हम उसकी परख कर सकते हैं कि बालक क्या करता है, किसमें ज्यादा रुचि है। यदि बच्चे का ध्यान केंद्रित हो तो हम ये भविष्यवाणी जरूर कर सकते हैं कि इस बच्चे का मन जिस क्षेत्र में हम ढकेल दें वहां पर वो केंद्रित हो जाएगा, और केंद्रित होने के बाद उस क्षेत्र में एक अलग मुकाम वो हासिल कर लेगा। अर्थात विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास के स्वरूप को देखते हुए विकास के संदर्भ में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला बिंदु कहता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, या यूं कहिए स्थूल से सूक्ष्म होता है, या इसे एकीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात यह विकास स्वरूप कहता है कि आपने पहले ही पढ़ा कि विकास समान प्रतिरूप में होता है। वही स्वरूप यहां विकसित हो रहा है कि विकास में पहले सामान्य क्रियाएं प्राणी करता है, और सामान्य क्रियाओं को करने के बाद फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी यूं कहिए कि प्राणी पहले स्थूल क्रियाओं को करता है, फिर जाके सूक्ष्म कौशलों को सीखता है। अब जैसे बालक पढ़ता है, पढ़ने के दौरान देखिएगा कि बच्चे लिखते हैं। लिखने के क्रम में देखना कि शुरुआती समय में बच्चे बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं और पूरा हाथ उनका यहां से यहां चलता है। लेकिन विकास जैसे जैसे होता चला जाता है, विकास कहता है कि निरंतर भी होता है, नियमित भी होता है, क्रमिक भी होता है। तो यहां पर स्वरूप सभी लेकर इसमें जा रहा है कि पहले सामान्य क्रियाएं हम करते हैं, जब लिखते हैं तो पूरा हाथ हमारा चलता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें हम समन्वय स्थापित करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बालक लिखने के दौरान सिर्फ अपनी कलाई का इस्तेमाल करता है, उसके पूरे बदन नहीं हिलते, पूरे हाथ नहीं हिलते हैं। अर्थात यही एकीकरण है कि बालक पहले पूरे शरीर पर से काम करता था, लेकिन अब एकीकृत हो गया है, किसी एक जगह फिक्स हो गया है, और अपनी उंगलियों पर समन्वय स्थापित करके अब वो बेहतर ढंग से लिखना शुरू कर दिया है। अर्थात विकास का ये स्वरूप कहता है कि विकास में एकीकरण का सिद्धांत है, या सामान्य से विशेष स्वरूप है, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास बढ़ता है। इसके बाद कहता है कि विकास का स्वरूप जो है वो पराश्रिता से आत्मनिर्भरता है। पराश्रिता से तात्पर्य है कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, दूसरों पर आश्रित रहना, और आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि स्वयं में निर्भर हो जाना। अब विकास अवस्था में शुरुआती समय में ऐसा ही होता है। बालक शुरुआती समय में जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद दुनिया में पहला पदार्पण होता है, तो वो माता पिता पर आश्रित रहता है, बड़ों पर आश्रित रहता है, अपने संरक्षकों पर आश्रित रहता है। हर एक क्रियाओं के लिए उन्हीं की ओर वो टकटकी लगाए रहता है। ये पराश्रिता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता है, तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है। अर्थात विकास यहीं से शुरू होता है, दूसरों पर निर्भरता के साथ हम में विकास शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, ये निर्भरता हमारी समाप्त होती चली जाती है, और हम स्वयं में निर्भर हो जाते हैं। अब दूसरों के ऊपर हम टकटकी लगाकर नहीं रहते हैं। अर्थात विकास में अब आत्मनिर्भरता आ जाती है। यानी विकास का सिद्धांत कहता है कि शुरुआती समय में हमें पराश्रिता थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ा, क्रमिक स्वरूप बढ़ा, निरंतरता बढ़ी, हम में आत्मनिर्भरता आई। अब हम स्वयं में निर्भर हो गए हैं, अब हम दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, अपने आप पर निर्भर हैं। अब देखो, एक छोटा बच्चा जब अपने चादर पे लेटा रहेगा और उसे किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, तो आपकी ओर टकटकी लगाए रखेगा। खिलौना यदि है, वो अपने इंद्रियों अनुभव के द्वारा और इंद्रियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेगा, व्यग्र रहेगा कि हमें वो खिलौना चाहिए, पर ले नहीं पाता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसे ला करके तब वो खिलौना दे देते हो, क्योंकि बच्चे की निगाहें आपके ऊपर भी टकटकी लगाई रहती है, क्योंकि बालक आप पर आश्रित होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र सीमा बढ़ती है, आप गौर करना, वही बच्चा कुछ दिनों के बाद खुद ही सारे खिलौनों को ले लेता है, आपसे नहीं मांगता है, आप पर वो अब निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर हो गया है, स्वनिर्भर हो गया है, स्वयं से अपनी क्रियाओं को करने लगता है। अर्थात विकास शुरू में दूसरों पर निर्भरता है, बाद में अपने आप पर निर्भरता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है सिद्धांत में, अहम केंद्रता से परकेंद्रता। यह विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सिद्धांत के तौर पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अहम केंद्रता से परकेंद्रता की ओर विकास होता है।
यानी ये विकास का स्वरूप कहता है कि बालक शुरुआती समय में स्वयं में केंद्रित रहता है, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि का चाहता है और अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वो हर एक जिद पर अड़ जाता है। और पर केंद्रता कहता है कि अब बालक दूसरों पर केंद्रित हो गया है, अर्थात अहम का भाव समाप्त हो गया है। अब इससे संबंधित सीटेट में प्रश्न आता है, बाजार वगैरह करके डाल देगा और ऑप्शन दे देगा कि इसमें क्या उत्तर होने चाहिए। तो अहम केंद्रता पहले समझिएगा कि आप देखिएगा कि एक बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, तो अपनी इच्छा की पूर्ति पहले चाहता है, हर एक चीज अपनी रुचि के अनुसार आपसे मांगना चाहेगा और वो वही चीज मांगना चाहेगा जिससे उसे आत्मसंतुष्टि होगी। अब देखियो एक छोट बच्चा छे ना, बच्चा के आदत की होय छे कि चुट्टी काटना, दांत काटना, इस सब ओकरा मजा आवे छे। तब देखियो बच्चा अहम केंद्रित जब छे तो तोरा की कहता, मान लिया जाए कि आपका बेटा है, साधारण तौर पर समझिए कि आपका बेटा है और उसे इच्छा हो गई है दांत काटने की, तो आपसे क्या कहेगा, पप्पा हो कि बेटा पप्पा तनी दांत काटे दो ना। अब पप्पा कहते कि दांत काटे दियो, हाँ पप्पा तनी के दांत काटे दो, तनिए जोर से काटवा, जोर से नहीं काटवा। अब ये जो बच्चा कह रहा है ना, वो अहम केंद्रित है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाले को तकलीफ होगी, उसे सिर्फ ये समझ आ रहा है कि उसकी इच्छा की पूर्ति होगी, उसे आत्मसंतुष्टि मिलेगा। इसलिए क्या कहेगा, पप्पा तनी के दहो न दांत काटे, तनिए जोर से काटबो। विकास की अवस्था छे, बच्चा शुरुआती समय में अपन इच्छा सिर्फ पूरा करल चाहे छे, दोसर के भाव नहीं समझे छे। या बाजार जाओ, कभी मार्केट देखियो, दुर्गा जी, कृष्णाष्टमी सबके मेला लगे छे, ई मेला में देखियो बच्चा के ले जाए छिए लोग घूमबे, वहां तो गौर करियो कि बच्चा जब तोरा साथ मेला घूमत रहते ना, तो तोय मेला घूमबो आ बच्चा खिलौना ढूंढत रहे छे, आ नजर ओकरा खिलौना आ गेले ना, तुरंत तू जिद करे लगतो कि हमरा उ चाही, हमरा उ चाही, काने लगे छे बच्चा। कथी ल? बच्चा अहम केंद्रित छे, ओकर इच्छा के संतुष्टि तभी होता है जब वो चीज को प्राप्त करते। अब बच्चा तोरा पर लगल छे, जब तक देबो नहीं उकानते, किए कि बच्चा तोहर भावना नहीं समझ रहे हैं, बच्चा की समझ नहीं आ रहा है कि तो अभी कहबो कि बेटा अभी हमरा पास पैसा नहीं छे, हम तोरा कल लाइक दे देबो, कोई अथी नहीं, तोरा दैये के छो, अभी हम लेबो, अभी कभी हम लेबो, नहीं तो हम घर नहीं जेबो। बच्चा ये ना बोलता। अभी की छिके, अहम केंद्रता है, बालक केंद्रित हो गया है अपनी इच्छाओं पर, उसकी संतुष्टि ही वो करेगा और उसका हमेशा ध्यान उधर लगा रहेगा। लेकिन वही बालक पर केंद्रता की ओर कब पहुंचेगा, जब उसके भाव बदल जाएंगे। अब बालक को आपकी मजबूरी जब समझ में आने लगेगी, अब देखो वह बच्चा दांत काटे रहे ना, अब जब पर केंद्र अंदर स्वरूप पर केंद्रता का जेते, तब बच्चा के कबन की बेटा दांत नहीं न काटो, हमरा बहुत दुख है, घाव हो जेतो पप्पा के। अब देखियो बच्चा नहीं दांत काटतो, मजबूरी समझ गए कि नहीं हम अपन इच्छा के पूर्ति के चक्कर में अपन पप्पा के केना तकलीफ देवे, अब तोरा नहीं काटतो। या देखो बाजार तो लेके जाओ, कहतो कि हमरा उ पिस्तौल चाही, पर का फोड़बे, अब तो कबो बउआ अभी पैसा नहीं छे, कल हम तोरा जरूर खरीद के ला देबो। अब बालक यदि समझ गए कि नहीं मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे ये खिलौना नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बातों को मान जाएगा। ये पर केंद्रता है कि अब आपको केंद्र में मान के चल रहा है और आपके आधार पर बालक चल रहा है। लेकिन जब अहम केंद्रित था तो आपके आधार को नहीं मानता था, स्वयं को मानता था, अर्थात अपनी इच्छाओं की सिर्फ संतुष्टि चाहता था। लेकिन यहां पर अपने से बड़े या अपने से सहयोगी की इच्छा पर भी जब वो केंद्रित होना शुरू हो गया है, तब कहा जाता है कि विकास के सिद्धांत में बालक पर केंद्रित हो गया है। पहले अहम केंद्रित था, अब बच्चा पर केंद्रित हो गया है। यही विकास के स्वरूप को इंगित करता है। अगला बिंदु कहता है कि विकास के चक्रीयता का सिद्धांत, यानी विकास चक्रीय होता है। अब चक्रीय कैसे दिखाई पड़ेगा, तो चक्रीय से तात्पर्य होता है कि देखिए ऐसे रोटेट होता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, यानी विकास की प्रक्रिया चारों दिशाओं में क्षैतिज रूप में और निरंतर चलती रहती है। ये नहीं है कि एक बार रुक गया, या ये नहीं है कि यहां पर हम विकास किए तो कल की तारीख में फिर ये स्वरूप विकसित नहीं होगा।
हर एक प्रक्रियाएं पूरी होती रहेंगी, अर्थात चक्रीय होता रहेगा, यानी प्राणी का विकास हमेशा होता रहेगा, एक ही गति से नहीं होगा। यह तय है कि गति एक नहीं होगी, कभी गति कम होगा, कभी गति ज्यादा होगी, कभी तीव्रता के साथ विकास होगा, कभी स्लोली होगा, लेकिन विकास होगा। यानी कभी विकास तेज होगा, कभी विकास स्थिर होगा, धीरे धीरे होगा, धीमी गति से होगा, लेकिन होगा। यानी विकास सिद्धांत ई कहे छै कभी रुकबै नहीं, हमरा अंदर सब दिन होइत रहते, कभी भी हम एक फिक्स नहीं हो जेबे। जैसे कि वृद्धि कहता है फिक्स हो जाना, लेकिन विकास कहता है कि नहीं, हम फिक्स नहीं होंगे, हम चक्रीय तौर पर चलते रहेंगे, नित्य होते रहेंगे। हाँ, कभी धीमी गति से होंगे, कभी तीव्र गति से होंगे, लेकिन हम हमेशा गतिमान रहेंगे ही, हमें रुकना नहीं है, हम अवस्थाओं में चक्रियता के साथ चलते रहेंगे। और अगला कहता है संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये विकास का एक प्रमुख विकास स्वरूप है, प्रमुख सिद्धांत है। यहां कहा जाता है कि विकास जब बालक में होता है तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यानी हम तो कुछ सीखते सब दिन रहे छिए। अभी जब सीखत रहे छिए तो सीखे के दौरान हम की करे छिए कि जे चीज हम सीखलिए है वो अपना मस्तिष्क में हम रखने जाए छिए, संजोने जाए छिए। जेना कोई चीज पढ़ लो तो पढ़ला के बाद अपना मस्तिष्क में तो ओकरा फिट कए लै छो, रख देलो हन समेट कर। ई होलै संचयी, अर्थात विकास के दौरान हम अपने मस्तिष्क में कुछ ना कुछ संचित करते चले जाते हैं। तत्पश्चात विकास का स्वरूप कहता है कि यह पुनरावृत्त भी होता है। यानी जिन अनुभवों को हमने प्राप्त किया है, जिन कौशलों को हमने सीखा है, उसे हम संचित करते चले जाते हैं और एक समय आने पर हम उसे पुनरावृत्त भी कर लेते हैं, अर्थात दोहरा भी लेते हैं। उदाहरण तौर पर समझिए कि कोई ऐसा स्वरूप है जैसे साइकिल ठीक करना। आपने साइकिल ठीक करना सीख लिया है और उस कार्य को आपने करना शुरू कर दिया है। आप साइकिल की दुकान खोल रखे हो और साइकिल ठीक करते हो, लेकिन एक समय ऐसा नहीं ले कि तोरा पास कुछ ऐसा मजबूरी होले कि साइकिल के दुकान से उतना तोरा इनकम नहीं होले, साइकिल के दुकान बंद करके तो दोसर कोनो काम करे के लिए बाहर चल गेल हो, विदेश चल गेल हो। और विदेश जब गेल हो तो वहां तो एक काम करे रहो, वह काम करे के दौरान ई जे रहे साइकिल वाला गुण ई तो अपने आप में फिट केने रहो। तो विदेश में जहां तो एक काम करे रहो, वहां पता चले एक दिन तो रास्ता से गुजरे रहो, वो रास्ता से गुजरे के दौरान तोरा एक बच्चा मिलले जेकर साइकिल खराब हो गए। अब बच्चा बैठ के काने रहे तो अचानक तो देख लो तो पूछ लो बेटा की बात है, कथी तो काने छो, यानी बाबू आप क्यों रो रहे हो? तो बच्चा बोलेगा कि अंकल देखो ना मेरी साइकिल खराब हो गई है, अब चलती ही नहीं है। अब आप क्या करोगे? कहोगे कि मैं ठीक करके देखूं। आप ठीक करने के में लग जाओगे। क्यों लगे हो? क्योंकि आप में गुण एक संचित था। आपने मजबूरी बस उस काम को भले छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपने उसे भुला दिया था। यह संचित आपने रखा था और अब वक्त आया, मौका पड़ा तो वहां आपने क्या किया? उसी गुण को आपने पुनरावृत्त कर दी, अर्थात उसी कार्य को दोहरा करके उस बच्चे की साइकिल को आपने ठीक कर दिया। अर्थात विकास कहता है कि हम अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के गुणों को अपने आप में संचित करते चले जाते हैं और कभी परिस्थितियां वैसी आए कि हम उन कार्यों, उन गुणों पर केंद्रित नहीं रहते हैं, लेकिन एक समय परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ने पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दुनिया के कोई माहिर चोर है जो पहले ताला खोले जाने रहे, कोई भी ताला खोल दे रहे, लेकिन पुलिस ओकरा पकड़लकै, जेल में बंद कर दिलकै। बेचारा 10 साल तक जेल में रहले, तो जेल में वो आटा गुथेब लगले, ताला चोरी करना भूल गेले, माने भूल नहीं गेले, बंद कर दिलकै। अब चोरी काम खत्म छै, अब जेल में आटा गुथ रहले, चक्की पीस रहले। लेकिन अचानक से कभी ऐसा स्थिति होले कि कोई एक ताला के खोले के आवश्यकता पुलिस के पड़ले, कोई ऐसा जंजीर में लगल ताला छै जे खुल नहीं रहले पुलिस से, तो पुलिस की करते? एक्सपर्ट चोर था वो, उसे मैंने पकड़ा था। तो दूसरा पुलिस कहेगा कि सर अब वो क्या खोलेगा, तो वो तो 20 साल से अब चक्की पीस रहा है, तो वो तो भूल गया होगा। तब दूसरा पुलिस कहेगा कि नहीं वो भूला नहीं होगा, उसने अपने ज्ञान को संचित रखा होगा, भले ही मजबूरी बस अब वो जेल में बंद है, वो नहीं जान रहा होगा, लेकिन यदि हम उसे ले जाएंगे ताले के पास तो निश्चित तौर पर अपनी योग्यता के बल पर उस ज्ञान का पुनरावृत्तिकरण कर लेगा। अर्थात वो चोर
जो पहले कभी ताला चोरी किया करता था अब चोरी करना बंद कर दिया है, लेकिन परिस्थिति जब आई है तो फिर से अपनी ज्ञान को उस आवश्यकता के अनुरूप उसे पुनरावृत्त कर लिया है। अर्थात ये विकास का सिद्धांत कहता है कि संचयी के साथ साथ पुनरावृत्ति का भी स्वरूप विकसित होता है। इसके बाद आता है प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत। प्रकृति एवं पोषण के सिद्धांत को वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी ये सिद्धांत का स्वरूप कहता है कि विकास जो हमारा होता है वो हमेशा ही प्रकृति अर्थात हमारा जो वंशानुक्रम का स्वरूप है और पोषण अर्थात हमारा जो वातावरणीय आधार है इस पर निर्भर करेगा। प्रकृति अर्थात हमारा जो वातावरण है और पोषण हमारा जो वंशानुक्रम है इस पर पूर्णतया निर्भर करेगा और इसी आधार पर विकसित होगा। यानी विकास का स्वरूप कहता है कि वंशानुक्रम और वातावरण पर भी निर्भर करता है। जिन रूपों में हम वंशक्रम में आगे बढ़ते हैं उसी आधार पर वंशानुक्रम जैसा मिलता है और उस वंशानुक्रम के साथ साथ जैसा वातावरण हमें प्राप्त हो जाता है उस वातावरण के अनुसार हम सीखते चले जाते हैं और हमारा विकास होता चला जाता है। यानी यूं कहता है कि विकास हमेशा वातावरण और वंशानुक्रम जो है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी यूं कहिए कि वंशानुक्रम हमें एक सीमा प्रदान करता है जबकि वातावरण उस सीमा में रहकर हमें एक अलग अवसर प्रदान कर देता है। यानी यूं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण अर्थात प्रकृति अर्थात वंशानुक्रम जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो गया है और पोषण अर्थात वातावरण जो हम अब भविष्य में उसे विकसित करने का प्रयास करेंगे और जैसी प्रकृति होगी उस प्रकृति के अनुसार यदि हम नवीन वातावरण नवीन परिस्थिति हम उत्पन्न कर देंगे, नवीन पोषण का आधार लेकर यदि आ जाएंगे तो बालक के वंशानुक्रमिक आधार को एक नई दिशा दे सकते हैं। उसके प्राकृतिक स्वरूप को एक नई दिशा देने का काम हम पोषण के माध्यम से कर सकते हैं। और आखिरी स्वरूप कहता है दिशा का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, प्रकृति से तात्पर्य है हमारा वंशक्रम और वातावरण से तात्पर्य है कि हमारा पोषण अब कैसे हो रहा है, कैसे हम वातावरण के साथ जीते चले जा रहे हैं। और आखिरी बिंदु कहता है दिशा का सिद्धांत। यानी विकास अवस्था दिशाओं में विकास हमारा होता है जो दो दिशाओं में होता है। एक को कहते हैं मस्तकाधोमुखी और दूसरे स्वरूप को कहते हैं यानी पहला मस्तकाधोमुखी और दूसरा निकट दूर विकास। मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास। मस्तकाधोमुखी विकास कहता है कि हमारा जो विकास होता है वो सिर से पांव की ओर होता है। अर्थात विकास में दिशा का सिद्धांत दिशाई आधार पर भी विकास होता है। तो दिशा के सिद्धांत में मस्तकाधोमुखी विकास कहता है कि हमारा विकास मूल रूप से सर से पांव की ओर होता है, जबकि निकट दूर विकास कहता है कि हमारा विकास केंद्रीय भाग से चारों ओर होता है। यानी मस्तकाधोमुखी हमेशा वर्टिकल होता है और निकट दूर विकास हमेशा हॉरिजेंटल होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास का हमारा टॉपिक समाप्त होता है जो बाल विकास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे निश्चित तौर पर सीटेट में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारा ये पूरा क्लास कैसा लगा निश्चित तौर पर आप कमेंट कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। निश्चित तौर पर करें और घंटे वाला बटन दबा दें ताकि मैं जितनी भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको पड़ता रहे। तो मेरा ये क्लास कैसा लगा, क्या इसमें और कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट करना है तो निश्चित तौर पर कमेंट में दें। लेकिन ध्यान रहे इस क्लास के बाद अब जितने भी क्लास में लाऊंगा इससे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा और इससे ज्यादा मजा आएगा और मैं उसमें व्यावहारिकता आपके सामान्य जीवन से जोड़ते हुए उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा और जिसे आप सटीकता के साथ आसानी से समझ जाओगे। तो आज का क्लास कैसा लगा निश्चित तौर पर कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे वाला बटन जरूर दबा लें ताकि सब्सक्राइब करने के बाद मैं जितने भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, निश्चित तौर पर आप लाइक करें। आज के लिए इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबों के लिए मैं जीन प्याजे का सिद्धांत लेकर आऊं। अगला वीडियो हमारा जीन प्याजे का सिद्धांत होगा, काफी मजेदार इंटरेस्टेड सिद्धांत होगा, बस उसे गौर से आपको समझना होगा। 1.5 से 2 घंटे का वो एक लेक्चर होगा जीन प्याजे का सिद्धांत, जिस पर आपको फोकस करना होगा और उस सिद्धांत से लगभग 5 से 6 प्रश्न लड़ते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगा कल की तारीख में। धन्यवाद।